नमस्कार। आज हम भारत के टैक्स कानूनों में हुए कुछ जरूरी बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर टीडीएस और टीसीएस के नियमों पर। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे टैक्स कानूनों के चैप्टर 24 मॉड्यूल सी का हिस्सा हैं। तो हमारा मकसद है इन जटिल नियमों को, जैसे सेक्शन 194A, 194I और एक बिल्कुल नया सेक्शन है 194T, इनको आसान भाषा में समझना, और ये भी कि इनका हमारी जेब और हमारे कारोबार पर मतलब क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। और जब हम इन सभी बदलावों को एक साथ देखते हैं ना, तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। सरकार एक तरफ तो मतलब नियमों को आसान बना रही है ताकि जो लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं उनके लिए प्रक्रिया कोई सिरदर्द न बने, और दूसरी तरफ उन जगहों पर शिकंजा कस रही है जहां टैक्स की चोरी की गुंजाइश थी। तो एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है ये। ठीक है, तो चलिए इसी संतुलन को समझने की शुरुआत करते हैं आम लोगों से, खासतौर पर हमारे सीनियर सिटीजन से। ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस के नियम, यानी सेक्शन 194A, इसमें एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। जी हाँ, और ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, जरूरी बदलाव है। अभी तक वरिष्ठ नागरिकों को अपनी ब्याज आय पर 50,000 रुपए तक की छूट मिलती थी, जिस पर कोई टीडीएस नहीं कटता था। अब इस सीमा को दोगुना कर दिया गया है, सीधे 1 लाख रुपए। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। 2 गुना, ये तो बहुत बड़ी राहत है। इसका असल में क्या मतलब हुआ आम लोगों के लिए? इसका मतलब ये है कि वो हजारों लाखों सीनियर सिटीजन्स जो अपनी जमा पूंजी के ब्याज पर निर्भर हैं, उन्हें अब कम चिंता करनी होगी। अब सोचिए, बढ़ती महंगाई के दौर में अगर किसी का टीडीएस कट जाता है और उनकी कुल आय टैक्सेबल है ही नहीं, तो उन्हें रिफंड के लिए वो लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब 1 लाख रुपए तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा। और बाकी लोगों के लिए भी कुछ राहत है, मतलब जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं है? हाँ, उनके लिए भी सीमा बढ़ाई गई है। बैंकों या पोस्ट ऑफिस से जो ब्याज मिलता है, उस पर टीडीएस की सीमा 40,000 से बढ़कर 50,000 हो गई है। इसी तरह डिविडेंड और म्यूचुअल फंड आय पर जो 5,000 की छोटी सी सीमा थी, उसे भी बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। मकसद वही है, छोटे निवेशकों को टीडीएस और फिर रिफंड की झंझट से बचाना। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और नियम है जो 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। दस्तावेज कहते हैं कि अगर उनका खाता एक निर्दिष्ट बैंक में है, तो बैंक खुद ही उनकी कटौतियों और छूट का हिसाब लगाकर टीडीएस काटेगा, और शायद उन्हें रिटर्न भरने की भी जरूरत न पड़े। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? ये एक बहुत ही विचारशील और कह सकते हैं टेक्नोलॉजी पर आधारित कदम है। देखिए, अगर किसी सीनियर सिटीजन की आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज है, तो ये नियम उनके लिए कागजी कार्रवाई को लगभग खत्म ही कर देता है। बैंक के पास उनकी सारी जानकारी होती है, तो वो खुद ही सही टैक्स काट कर जमा कर देगा। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम को लोगों के लिए आसान बनाया जा सकता है। तो ये तो हुई आम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों की बात, जहां सरकार कुछ राहत दे रही है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में क्या चल रहा है? क्या वहां भी नियमों को आसान बनाया जा रहा है, जैसे कि किराए या कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स पर लगने वाली टीडीएस में? हाँ, वहां भी बदलाव है, लेकिन वहां का नजरिया थोड़ा अलग है। आप किराए से जुड़े सेक्शन 194I को ही ले लीजिए। पहले नियम था कि अगर आप साल का 2,40,000 रुपए से ज्यादा किराया देते हैं, तो आपको टीडीएस काटना होगा, यानी कि 20,000 रुपए महीना। बिल्कुल। अब इस नियम को बदल दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से सालाना सीमा की जगह 50,000 रुपए प्रति माह की सीमा लागू होगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब तो और भी ज्यादा लोग इसके दायरे में आ जाएंगे, है ना? मतलब ये हुआ कि दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में जो लोग एक ठीक-ठाक 2 BHK या 3 BHK फ्लैट किराए पर देते हैं, अब उनके किराएदार को भी टीडीएस काटना पड़ेगा। पहले वे शायद 2,40,000 रुपए की सालाना सीमा से बच जाते थे। आपका कहना सही है, इसका दायरा बढ़ गया है। लेकिन सरकार के नजरिए से देखें तो इससे हिसाब किताब रखना आसान हो गया है। अब हर महीने देखना है ना कि पूरे साल का हिसाब लगाना है। इससे टैक्स कलेक्शन में भी ज्यादा नियमितता आएगी। किराए की सीमा को सालाना से मासिक करना तो चलिए समझ आता है, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल नया सेक्शन दिख रहा है 194T, जो किसी फर्म या LLP द्वारा अपने पार्टनर्स को पेमेंट करने पर टीडीएस की बात कर रहा है। ये तो एक बिल्कुल नई चीज है। इसका असर किन पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? क्या ये छोटे पार्टनरशिप फर्म्स के लिए एक और कंप्लायंस का बोझ नहीं बढ़ाएगा? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और टैक्स सिस्टम की एक पुरानी कमी को दूर करता है।
अब तक क्या होता था, कई फर्म्स अपने पार्टनर्स को सैलरी, ब्याज या कमीशन के नाम पर बड़ा पेमेंट करती थीं, जिस पर एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी पार्टनर की होती थी। और सरकार ने देखा कि कई मामलों में इस पर टैक्स बाद में भी जमा नहीं हो रहा था। अब 194T लाकर सरकार ने इस पेमेंट को स्रोत पर ही टैक्स के दायरे में ले लिया है। अब फर्म को पार्टनर को पेमेंट करते समय ही 10% टीडीएस काटना होगा। तो ये सीधे सीधे सरकार के लिए एक रेवेन्यू लीक को बंद करने जैसा है। एकदम सही। इससे सरकार को एक निश्चित रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती है और टैक्स चोरी की गुंजाइश कम हो जाती है। और रही बात बोझ की, तो जो फर्म्स पहले से ही अपने कर्मचारियों के लिए टीडीएस के नियम मान रही हैं, उनके लिए ये एक और एंट्री ही तो है। इससे सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो कारोबारियों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। दस्तावेजों के मुताबिक सेक्शन 206 AB और 206 CCA को हटाया जा रहा है। ये सुनने में किसी बड़ी राहत जैसा लगता है। ये थे क्या और इन्हें हटाने का क्या मतलब है? ये कारोबारियों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। ये वो नियम थे जिनके तहत अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं जिसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो आपको सामान्य दर से दुगनी दर पर टीडीएस या टीसीएस काटना पड़ता था। अरे बाप रे! इसका मतलब पेमेंट करने वाले को ये भी जांचना पड़ता था कि जिसे वो पेमेंट कर रहा है वो रिटर्न भरता या नहीं। ये तो बहुत बड़ा सिरदर्द रहा होगा। बहुत बड़ा। हर वेंडर और सप्लायर का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बोझ था, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनके हजारों वेंडर्स होते हैं। तो कारोबारियों के लिए तो ये राहत की बात है, लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू ये नहीं है कि जो लोग जानबूझकर रिटर्न नहीं भरते उन्हें पकड़ने का एक टूल सरकार ने कम कर दिया? क्या इससे टैक्स चोरी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? देखिए, ये एक जायज चिंता है, लेकिन सरकार का सोचना शायद ये है कि इस नियम का बोझ ईमानदार डिडक्टर पर ज्यादा पड़ रहा था। सरकार के पास अब पैन आधार लिंकिंग, बैंक ट्रांजैक्शन डेटा और एआई आधारित सिस्टम है जिनसे वो नॉन फाइलर्स को सीधे पकड़ सकती है, बजाय इसके कि वो हर कारोबारी को टैक्स पुलिस बनाए। तो सरकार में ये जिम्मेदारी कारोबारियों के सिर से हटाकर खुद ले ली है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। ये बात तो सही है। टीडीएस की बात तो हो गई, अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यहां भी एक बड़ा बदलाव सेक्शन 206C1H को हटाने का है। हाँ, और ये भी नियमों को सरल बनाने की दिशा में ही है। ये सेक्शन कहता था कि अगर कोई कारोबारी साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल बेचता है तो उसे अपने खरीदार से टीसीएस वसूलना होगा। लेकिन एक और नियम था, सेक्शन 194Q, जो माल की खरीद पर टीडीएस की बात करता था। तो यहां तो कंफ्यूजन होता होगा। बहुत ज्यादा। कारोबारियों के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टीडीएस की जिम्मेदारी खरीदने वाले पर होती है, जबकि टीसीएस की जिम्मेदारी बेचने वाले पर। जब एक ही बड़े लेन देन पर दोनों नियम लागू होने की संभावना बनती थी, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि पेमेंट काटने वाला टैक्स काटे या माल बेचने वाला टैक्स वसूले। अब 206C1H को हटाकर सरकार ने इस दुविधा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब सिर्फ खरीदार की जिम्मेदारी होगी कि वो टीडीएस काटे। नियम एकदम साफ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह विदेश यात्रा और विदेशी रेमिटेंस पर भी कुछ राहत की बात दिख रही है। हाँ, यहाँ भी टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। विदेशी रेमिटेंस यानी भारत से बाहर पैसे भेजने पर जो टीसीएस लगता था, उसकी 7 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी राहत शिक्षा के क्षेत्र में दी गई है। अच्छा, वो क्या? अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई के लिए विदेश पैसे भेज रहा है, तो उस रकम पर अब कोई टीसीएस नहीं लगेगा। वाह! मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने एजुकेशन लोन लिया है तो अब उसके परिवार को विदेश पैसे भेजते समय टीसीएस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो उन हजारों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने का सपना देखते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा टीसीएस जमा करने में अगर थोड़ी देरी हो जाती है तो उस पर होने वाली कानूनी कार्रवाई में भी कुछ ढील दी गई है। अगर आप तिमाही स्टेटमेंट भरने की आखिरी तारीख तक टीसीएस जमा कर देते हैं तो आप पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये छोटी मोटी गलतियों के लिए एक तरह की राहत है। हमारे सोर्स मटेरियल में जीएसटी का भी जिक्र है। वैसे तो ये सीधे सीधे टीडीएस टीसीएस से नहीं जुड़ा, लेकिन जब कारोबार की बात हो रही है तो जीएसटी का सवाल आता ही है। तो यहाँ एक सवाल उठता है जो कई कारोबारियों को परेशान करता है। जब हम किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं तो
क्या टीडीएस पूरी इनवॉइस वैल्यू पर लगता है, यानी सर्विस की कीमत और जीएसटी दोनों को मिलाकर? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। नियम साफ है, टीडीएस सिर्फ सर्विस या माल की मूल कीमत पर लगता है, जीएसटी वाले हिस्से पर नहीं, बशर्ते इनवॉइस में जीएसटी अलग से दिखाया गया हो। ये छोटी सी जानकारी कई लोगों को ज्यादा टीडीएस काटने और बाद में हिसाब किताब की परेशानियों से बचा सकती है। और एडवांस टैक्स के बारे में भी दस्तावेजों में एक रिमाइंडर है, जिसकी 4 किस्तें होती हैं: 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। और एक चेतावनी भी है कि टीडीएस ना काटने पर 1% प्रति माह और काटने के बाद जमा न करने पर 1.5% प्रति माह का ब्याज लगता है। ये दिखाता है कि नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। हाँ, ये ब्याज दरें काफी ज्यादा हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि डिडक्टर्स अपनी जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। टीडीएस सरकार के लिए राजस्व का एक बहुत ही स्थिर और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? हमने देखा कि सीनियर सिटीजन्स और छोटे निवेशकों के लिए सीमाएं बढ़ाकर राहत दी गई है। कारोबारियों के लिए कुछ नियम जैसे वो 206 AB को हटाना वो आसान किए गए हैं। और वहीं पार्टनर पेमेंट जैसे नए क्षेत्रों को 194T के जरिए टैक्स के दायरे में लाया गया है। कुल मिलाकर ये टैक्स प्रणाली को बेहतर बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। ईमानदार टैक्स पेयर के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना और टैक्स चोरी के रास्तों को बंद करना। सेक्शन 206 AB का हटना सरलीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है और सेक्शन 194T का आना सिस्टम को और मजबूत बनाने का। ये संतुलन ही इन सभी बदलावों का निचोड़ है। और अंत में एक विचार, हमारे दस्तावेजों में एक नए बिल का प्रस्ताव है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। इसके तहत जिन नॉन रेसिडेंट्स यानी NRIs जिनकी भारत में कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती, वे भी एडवांस में 0 TDS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है। आज की दुनिया में लोग कहीं से भी काम कर रहे हैं, कहीं भी निवेश कर रहे हैं, सीमाएं धुंधली हो रही हैं। तो क्या भविष्य में टैक्स सिस्टम केवल राष्ट्रीय न रहकर वैश्विक रूप से एकीकृत और यूजर फ्रेंडली बनेंगे? ऐसा लगता है कि टैक्स सरलीकरण का अगला पड़ाव यही होगा, जहां सीमा पार लेन देन भी उतने ही आसान हो जाएं जितने घरेलू लेन देन हैं। इस पर सोचने की जरूरत है।